स्वागत है बच्चों फिर से हमारे चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं केसी सेना द्वारा जो बुक लिखी गई है क्लास 6 की डिवाइजर मैथमेटिक, उसका यूनिट नंबर 11 है अलजेब्रा। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे उसके ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी टीचर्स जो हैं हमें बोलते हैं कि केवल आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि ये आंसर कैसे आया। तो हम लोग चलिए आज डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। इन चारों ऑप्शंस में इक्वेशन कौन सा है। तो बच्चों देखो, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें देखिए हम लोग सॉल्यूशन तो कुछ दे नहीं सकते हैं, तो इसमें हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कहता है कि इनमें से कौन सा जो है इक्वेशन का एक रूप है। दिए हुए चार ऑप्शंस में से कौन सा इक्वेशन का रूप है, कौन सा इक्वेशन का रूप है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सॉल्यूशन तो कुछ देंगे नहीं, हम लोग इसका क्या लिखते हैं, जनरली डिफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए डिफिनेशंस लिख देता हूँ कि क्या होता है इक्वेशन। ठीक है, मैं एक छोटा सा डिफिनेशन लिख देता हूँ, अगर आपको ये ठीक लगे तो अच्छा है, नहीं तो आप बड़ा डिफिनेशन अपने बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, लिखिए। A statement of इक्वालिटी, मैं ये पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। इक्वालिटी बिटवीन टू expressions consisting of variables and और नंबर्स। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, लिखा मैंने कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड और नंबर्स। देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ तो बहुत कुछ रहता है पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने लिखा है कि इक्वेशन वो चीज़ होता है जिसमें एक्सप्रेशंस दिए होते हैं और जो दो एक्सप्रेशन जो हैं इक्वल साइन से डिनोट किए होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन होता है और दूसरा एक राइट हैंड साइड पे होता है, और दोनों के बीच में एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप देखो तो ए बी सी और डी में से केवल एक ऑप्शन नंबर बी में ही इक्वल टू का साइन का प्रयोग किया गया है, और इसमें इक्वेशंस के रूप में आप में यहाँ वेरिएबल भी है, नंबर्स भी हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या करेंगे, चूज करेंगे। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन बी है हमारा वो क्या है, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इक्वेशन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इफ ईच पैक ऑफ कार्ड कंटेन्स 52 कार्ड्स। मान लेते हैं किसी, देखो अगर आप कार्ड के पूरे सेट को देखोगे तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब कहता है नंबर ऑफ कार्ड्स इन एक सच पैक विल बी। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स पैकेट रहे, ठीक है, एक्स पैकेट कहने का मतलब है कि कितना भी पैकेट रहे, तो उनमें टोटल कार्ड्स कितने होंगे बच्चों। देखो सवाल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, देखिएगा
सेकंड सॉल्यूशन क्या बोलता है, बोल ये रहा है कि एक पैकेट में, मतलब एक पूरे ताश के सेट में, ठीक है, कार्ड्स के सेट में 52 पत्तियां होती हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स इन वन पैकेट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया हुआ है बच्चों, 52 दिया हुआ है, 52 पत्तियां हैं, ठीक है। तो कहता है कि इस तरह से अगर x नंबर ऑफ डब्बे हैं तो कितने कार्ड्स उसके अंदर आएंगे। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ लेट, यहाँ पे लेट में लिख देता हूँ ताकि समझ आए, लेट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ कार्ड बराबर x। तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बराबर कितने हो जाएंगे, 52 इंटू एक्स, है ना, 52 इंटू एक्स, 52 इंटू एक्स। इसको हम लोग 52x भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 52x भी लिख सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि मान लेते हैं कि किसी एक पैकेट के बिस्किट में, ठीक है, किसी एक बिस्किट के पैकेट में मान लेते हैं कि 5, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, चलो इसको देखो यहाँ पे साइड पे कैसे मैंने लिया। जैसे मान लेते हैं कि एक पैकेट अगर बिस्किट का होगा, एक पैकेट अगर बिस्किट का होगा, ठीक है, तो उसमें मान लेते हैं कि 2 बिस्किट आते हैं, ठीक है, 2 बिस्किट मान लेके आते हैं। ऐसे तो आते ज़्यादा ही हैं बट मान यहाँ पे एक समझा मैं आपको रहा हूँ। तो एक पैकेट बिस्किट के अंदर मान लो कि 2 बिस्किट आते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम 5 पैकेट और बिस्किट खरीदेंगे बच्चों, 5 पैकेट बिस्किट खरीदेंगे, ठीक है, 5 पैकेट बिस्किट खरीदेंगे, तब उसके अंदर कितने आएंगे। तो सिंपल सा ये समझ आएंगे कि एक में जब 2 आता है तो 5 में कितना आएगा, 5 गुने 2 यानी कि 10 बिस्किट्स आएंगे, है कि नहीं। बात समझ रहे हो क्या मैं समझा रहा हूँ। अगर एक में 2 है तो 5 के अंदर कितने होंगे, 5 गुने 2, मतलब एक के अंदर जितना रहता है और जितना में निकालना रहता है उन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी इसको क्या किया है, डिराइव किया है कि मान लेते हैं कि मान लेते क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक पैकेट में 52 है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि x पैकेट दिया हुआ है, तो x पैकेट में कितना होगा, तो जितना एक में है और जितना x में रहेगा उन दोनों को कितना कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 52x। सो कौन सा ऑप्शन है इसमें भाई, सी, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है ये वाला सही, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आपको ये नीचे वाला करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताया हूँ, ठीक है। इस यहीं तक आपका ये से लेकर यहाँ तक ही, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ही आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डू वी हैव x बराबर 3 एज अ सॉल्यूशन। नीचे दिए गए किस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तौर पे x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3 होना चाहिए, x का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो चलो ऐसे तो मुझे पता है कि इसका आंसर A होगा, पर कैसे A होगा मैं वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो पहले मैं आंसर के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ 3 का, ठीक है। मान लेते हैं कि कहता है कि किसका जो है इन सभी ऑप्शन को अगर देखें तो इन सभी ऑप्शन में से किसका वैल्यू x का 3 आएगा,
एज अ सॉल्यूशन के रूप में। तो मुझे पता है कि इसका ए ही आंसर होगा, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पूरे को बताता हूँ। चलो मान लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे, पहला मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो x प्लस 4 बराबर कितना है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे, निकालेंगे इसका आंसर, तो क्या होगा x। अब देखो इधर प्लस का 4 है, तो अगर हम इक्वल टू की इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x 7 तो ऑलरेडी इधर है, प्लस 4 उठकर इधर आएगा, तो 7 माइनस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 3। पर बच्चों अभी नहीं, अभी यहाँ पे मैंने 3 ले आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे का नहीं देखेंगे, देखो कि हम लोग कैसे प्रूफ इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी कह रहा है कि x माइनस 3 बराबर क्या है, 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, ये इधर -3 तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 3 है ना, तो 1 + 3, तो x बराबर यहाँ पे क्या आया, 4 आया। देखो बच्चों, इसका x का 3, इसका x का 4। अब आगे देखते हैं, आगे इक्वेशन में, आगे वाले इक्वेशन कैसे दिए हुए हैं, इस प्रकार से कि 2x + 5 बराबर 2, ठीक है। तो 2x को अभी फिलहाल के इधर रहने देते हैं, ये प्लस का 5 है तो इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2 - 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब x देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 2 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। देखो और कोई दूसरे क्लास का होता तो 2 में से 5 हम लोग बोलते हैं कि नहीं जाता है, पर हम लोग क्लास 6 का बना रहे हैं तो हम लोग इंटीजर्स पढ़ चुके हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिव फॉर्म में भी होते हैं। तो x बराबर क्या अब हो जाएगा, देखो इसके साथ ये किस इसके रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, क्योंकि जब दो अलग अलग वेरिएबल्स या कांस्टेंट के बीच में कोई सिंबल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या में है, इनटू में है। तो यानी कि x बराबर ये हो क्या हो जाएगा, -3, और इसके साथ जब इनटू में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड, -3/2। देखो x का वैल्यू इसमें क्या आया, -3/2। चलो अब d का देख लेते हैं, d का देख लेते हैं। d में है x + 3 बराबर 7, तो x बराबर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3, तो 7 - 3, x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सेटिस्फाइड हमको आंसर कर रहा है, देखो कहता है कि किसका वैल्यू जो है x का बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो तो बच्चों, इन चारों में से मैंने किसका निकाला है, ये इतना में से किसका वैल्यू x के बराबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। सो A is the correct ऑप्शन। हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, हमारे लिए सही तौर पे बैठता है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए 3 सॉल्व हो गया, 4 में देखते हैं। कहता है इफ अ पेरीमीटर ऑफ ए हेप्टागोन इज x मीटर देन द लेंथ ऑफ इस साइड विल बी। देखो बच्चों, कहता है कि किसी हेप्टागोन फिगर है, कोई हेप्टागोन फिगर है, ठीक है। तो देखो आप लोग पढ़े होंगे कि हेप्टागोन कितने साइड्स के होते हैं, नैनोगोन कितने के होते हैं, ऑक्टागोन कितने के होते हैं। देखो बच्चों अभी मैं ये बढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर देख लेते हैं। तो उसको मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा कि हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनागोन ये सब चीज़ें हैं वो किसको कितने साइड्स वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल समझो कि हेप्टागोन में 7 साइड्स होते हैं। हेप्टागोन में कितने होते हैं, 7 साइड्स होते हैं। तो कहता है कि हर एक का लेंथ कितना होगा, अगर उसका पेरीमीटर x दिया हुआ है, कोई फिगर है जिसमें 7 साइड हैं, ठीक है, और उसका पूरे का x मीटर है पेरीमीटर, तो बताओ कि लेंथ का साइड कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। 4 का सॉल्यूशन देखिएगा। नंबर ऑफ, पहले लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ साइड्स इन हेप्टागोन, हेप्टागोन ही है ना, नंबर ऑफ साइड्स इन हेप्टागोन। ये आप लोग को पता नहीं होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स इन हेप्टागोन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है।
पेरीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पेरीमीटर ऑफ हेप्टागोन बराबर कितना है, x मीटर है। तो सो लेंथ ऑफ इच साइड क्या हो जाएगा, हर एक साइड का लंबाई या चौड़ाई जो है, चौड़ाई नहीं लंबाई, हर एक का लंबाई कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर अब जरा सा भी एरिया और पेरीमीटर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा आपका। देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पूरे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मत समझना कि ये मैं हेप्टागोन का बता रहा हूँ, बट एज ए एग्जांपल यहाँ पे इलेबोरेट में कर रहा हूँ। देखो मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। अब इसका जब कोई मुझे पेरीमीटर कहेगा बच्चों निकालने के लिए, तो क्या करते हैं कि हम लोग सभी साइड्स के जो लेंथ होते हैं उसको आपस में ऐड कर देते हैं, तब हमको उसका क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि लेंथ होते हैं उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब हमको उसका क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। मान लेते हैं कि कुछ रहता है जैसे 3 सेंटीमीटर है ना, ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हमको इसका क्या मिल जाएगा बच्चों, पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर एक साइड का निकालना रहे, देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ लेंथ जो है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे मुश्किल होगा। पर अगर मान लेते हैं कि इन सभी को अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बच्चों इसको 3 मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमको मान लेते हैं कि अगर सिर्फ ये कह देता, ये सभी को मान लेते हैं कि अगर 9 सेंटीमीटर सिर्फ हमें कहता कि भैया जो ये ट्राइंगल है ना उसके जो पेरीमीटर है वो केवल कितने हैं, 9 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है, हर एक का लेंथ निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाते हैं, 3, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बाई टोटल नंबर ऑफ क्या कर देते हैं, साइड्स। तो पेरीमीटर हो गया 9, है कि नहीं बच्चों, और इसका साइड टोटल साइड कितना है, 3। तो 3 से जब 9 काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो। तो लेंथ ऑफ इस साइड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इस साइड हो जाएगा पेरीमीटर बाय टोटल, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो चलेगा क्या, अरे लिख देता हूँ यार पूरा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, थोड़ा सा यार जगह कम गया यार, एडजस्ट कर लेना वहाँ पे वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो। देखो तो टोटल पेरीमीटर का लेंथ कितना है यार, x है ना, और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 7 है। तो x बटा 7, तो x बटा 7 है बच्चों, तो इसको यानी कि x डिवाइडेड बाई 7, यही चीज़ है ना। मतलब अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो x डिवाइडेड बाई क्या होगा, 7 होगा। नहीं तो हम लोग ये वाला भी लिख के क्या कर सकते थे, छोड़ सकते थे, पर ये वाला तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें इसी तरह से, क्योंकि ये वाला लिखे या ये लिखे बात क्या है, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन में सही बैठता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों देख लेना जो मैंने अभी समझाया है तभी, ठीक है। अगर वीडियो स्किप करके यहीं पे डायरेक्ट पहुंच गए हो तो थोड़ा सा पीछे चले, डायरेक्ट यहीं पे पहुंच गए हो आप लोग तो थोड़ा सा वीडियो को 10 सेकंड पीछे करना। मैं बुक में एक ट्रायंगल बनाकर दिखाया हूँ, ठीक है, वो उससे आपको ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आएगा कि ऐसा कैसा हुआ, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म, 5 की ओर देखते हैं। For any two integers a and b, which of the following suggests the operation of addition it is commutative?
देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन पे कौन सा इक्वेशन सीधा सीधी बैठता है। तो बच्चों की कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या हमको समझाता है, समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव, देखो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं इसका बनेगा, इसका मैं आपको सिंपल सा अगर कोई पूछे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसका डिफिनेशन लिख दे सकते हैं कि क्या चीज़ होता है कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों कि मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊं। ऐसे सॉल्यूशन है मैथ में, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। बट अब आपके क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास 6 के अकॉर्डिंग ये नेसेसिटी है ही नहीं कि इतना पूरा लिखा जाए। ठीक है, तो 5 के सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ जो है एडिशन का डिफिनेशन लिखना ज़्यादा बेटर समझूंगा। ठीक है, किसके कंपेरिजन में, इतना सारा अलग अलग तरह से सॉल्यूशन निकालने से बेहतर है। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, ऐसे मैं सही ही लिखूंगा बट आप लोग चेक कर लेना, अगर मिस्टेक होगा तो आप अकॉर्डिंग अपने बुक से सुधार लेना। द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी of the commutative property of addition says that changing the order of addends does not change the sum। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ये लिखा, देखो क्या लिखा, पहले मैं ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही है पहले इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ, फिर इसका इलेबोरेट कर दूंगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर 5 का देख लो, 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देखो क्यों सही है वो पहले यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, क्या ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो समझना क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव, जिन बच्चों ने सही से पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में, ठीक है, उनको सही से ये आइडिया मिल गया होगा कि सर ने क्या लिखा है। देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अलग से 5 को अगर 4 में जोड़े तब उत्तर के रूप में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। रे बाबू, बच्चा लोग पार्टी है कि नहीं, ओए बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है क्या है मैं बोल रहा हूँ। 5 में अगर 4 जोड़े तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। देखो तो अकॉर्डिंग टू माय डिफिनेशन की कहता है कि एडिशन के अगर ऑर्डर्स को, एडेंड्स के ऑर्डर को अगर चेंज भी कर दें तो उसके सम के वैल्यू जो होंगे वो चेंज नहीं। जैसे 5 और 4 को जोड़ने पे 9 मिल रहा है, तो 4 प्लस 5 के जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। समझ रहे हो, यानी कि एडेंड्स का प्लेस चेंज किए बट वैल्यूज जो हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखो ऑप्शन ए इसलिए उठाएं, देखो ऑप्शन ए इसलिए हम लोग उठा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जिसमें बता रहा है कि ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो तो उससे वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करता है, कि ए और बी का जोड़ने पे जितना भी वैल्यू आएगा वो बराबर होगा किसके वैल्यू के, बी और ए के वैल्यू के। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन ए लिया। चलो अब समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बच्चों, क्वेश्चन 6 देखो, कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इंटीजर। इसमें भी यार, इसमें भी वही चीज करेंगे। ठीक है, इसका चाहे तो हम लोग सॉल्यूशन पूरा कर सकते थे, पर देखो क्लास के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें हैं कि हमको थोड़ा जो है वो बाउंड्री सेट करके चलना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको चाहे तो ये पूरा एक एक हर सॉल्यूशन का यहाँ पे मैं आपको बताता कि कौन सा इंटीजर है जिसकी वजह से मैंने वो अडॉप्ट नहीं किया, तो उसके वजह से बहुत ही एक ही क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा 12-13 मिनट लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप लोग देखोगे नहीं और स्किप कर दोगे वीडियो, तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो जितना आपको समझ में आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग बना देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का भी कोई खास सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी मैं डेफिनेशन लिखकर छोड़ दूंगा और ऑप्शन जो है सही लिख के बता दूंगा आपको। ठीक है,
अब मर्जी आपकी है यार, जो अगर आपको जो बच्चे ज़्यादा होशियार ही मार रहे हैं वो चाहे तो आप कर सकते हो, उससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं है, अब बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। ऐसे जिन बच्चों को लगता है कि सर सही पढ़ाते हैं, सही समझाते हैं, तो वो बस मेरे अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अ नंबर, ये देखो यार कुछ खास नहीं है, ये जो लिखा हूँ ये हर दूसरे तीसरे किताब क्लास 6 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगा दिए हैं कि कहाँ से आया कहाँ से आया, डिफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अ नंबर दैट इज नॉट अ होल नंबर a negative whole number or zero is defined as non integer, ठीक है। तो नॉन इंटीजर का मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, डिफिनेशन लिख दिया, कहता है नंबर दैट इज नॉट अ होल नंबर, एक वैसा नंबर जो होल नंबर नहीं हो, एक नेगेटिव होल नंबर नहीं हो, या फिर जीरो नहीं हो, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो तो वही क्या कहलाएगा, नॉन इंटीजर कहलाएगा। और इन तीनों में से कोई भी नहीं, कौन सा है, 6 के सॉल्यूशन, 6 के डिफिनेशन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। देखो सी जो है वो करेक्ट होगा, 2x प्लस 5 बराबर 8। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में आप अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो कि बिल्कुल समझ नहीं आया, तो देखो इसके पीछे कारण एक ही है, क्योंकि आपने वो पार्टिकुलर चैप्टर जहाँ से ये डिराइव मैंने किया है, वो पार्टिकुलर चैप्टर आप सही से पढ़े नहीं हो, या पार्टिकुलर टॉपिक सही से पढ़े नहीं हो। तो देखो इसके लिए दो ही तरह के सॉल्यूशन निकल के आते हैं, या तो आप अपनी मर्जी से पढ़ लो, ठीक है, बुक उठाकर, अदरवाइज मेरे वीडियो का वेट करो, ठीक है, कि जिस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली वही चैप्टर और या वही टॉपिक जो है पढ़ाने वाला हूँ। तो इस चीज़ को अगर अपने मन से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आप अपने मन से पढ़ते हो। अगर किसी कारणवश जैसे आपको समझ नहीं आ रहा खुद से पढ़ने पे, या टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब बिल्कुल करो, ताकि इसी तरह डिटेल्स वीडियो आपको हर समय मिले, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। चलो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 6 के बाद अब बताता हूँ। 7 नंबर में कहता है ए वेरिएबल कैन कंटेन, ठीक है, एक वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ए वेरिएबल कैन कंटेन, अरे सीधा सा चीज़ है, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आप लोगों को आता होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो केवल नंबर के फॉर्म्स में होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल मतलब होते हैं जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कहता है ये वेरिएबल कैन अटेन, 7 नंबर में जो वेरिएबल में क्या हो सकता है, ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू हो सकता है, एक एग्जैक्टली 2 वैल्यू हो सकता है, कि फिक्स वैल्यू हो सकता है, कि डिफरेंट वैल्यूज होता है। अब देख मेरे भाई कि वेरिएबल का डिफिनेशन ही ये कहता है कि जिसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आ जाता है, ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 आ जाता है, तो जहाँ पे x ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसका आंसर क्या होते रहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहता है। तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहता है भाई मेरे, तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि जो समय समय पे क्या हो, जिसके वैल्यूज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, तो वही चीज ना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से करेक्ट हो जाएगा। ख्याल से क्या यार, वही करेक्ट ही होगा, क्योंकि इस है तो इसमें भी कोई कोई ये चीज नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें डिफिनेशन सिंपल सा लिख लो। वेरिएबल means having different values according to scenario,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिनारियो, मतलब जैसी परिस्थिति वेरिएबल का आंसर होगा वैसा ही, अकॉर्डिंग टू सिनारियो। सिनारियो लिखो, इक्वेशन लिखो, जो लिखना है लिखो यार, दोनों ही सही है, ठीक है। बहुत सारा इस वर्ड का जो है, आप इस वर्ड के जगह और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल इसके प्लेस पे किया जा सकता है, जो भी आपको ठीक लगे वो करो। तो ऑप्शन इस डिफिनेशन अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी मर्जी आपकी है यार, अगर वेरिएबल का आपको बुक से डिफिनेशन लिखना है तो वो भी लिख कर सकते हो, बिल्कुल भी मनाही नहीं है, उस चीज में कोई भी गलती नहीं होगी और कोई भी नंबर नहीं कटेगा। डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। 7 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। चलो बच्चों 8 देख लेते हैं। कहता है कि 10 माइनस एक्स इज डी डैश। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8 में कह रहा है कि 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इज रीड एज 10 माइनस एक्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चों? तो कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। देखिए ऐसे इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, पर क्यों सही है वो भी तो जानना जरूरी है यार। मैं तो ऑप्शन देख के भी तो बोल सकता हूँ, पर समझने में तो आना चाहिए, है ना। समझने के लिए तो यहाँ इस वीडियो पे आप लोग आए हो। चलो देखो, कहता है ऑप्शन नंबर ए कि 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। इसके अकॉर्डिंग का क्या हुआ कि 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, x में से 10 घटाया गया है। तो देखो तो बच्चों x में से 10 घटा है नहीं, है ना। 10 मान लेते हैं कि 10 कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें से x y z कुछ घटाना है, तो क्या घटाएं कि x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब x जो है वो 10 से क्या कर दिया गया है, हटाया गया है। या फिर दोनों ही सही है, तो दोनों तो अब सही होने का बात ही नहीं है यार, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट गया है, ये वाला सही है। और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे हमारा इक्वेशन सेट कर जा रहा है। तो चलो इसको मैं बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन, चाहे तो इसको बना सकते हो या नहीं तो नहीं भी बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बता देता हूं, गिवन नंबर इक्वल टू 10, नंबर सब्ट्रैक्टेड बराबर x। यहाँ नंबर सब्ट्रैक्टेड इसलिए लिखा है ना, नंबर सब्ट्रैक्टेड बराबर x, मतलब घटाया गया नंबर क्या है, x है। सो द इक्वेशन यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन का डिफिनेशन पे सेट नहीं करता है। सो इट इज written as, देखो बच्चों यहाँ पे ये इक्वेशन मत लिखना, गलत है वो। इट इज रिटन एज 10 माइनस एक्स। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो है ऑप्शन सही है। 10 में से अगर 10 में से x घटाएगा, गिवन नंबर बराबर 10, नंबर सब्ट्रैक्टेड बराबर x, इट इज रिटन एज 10 माइनस x, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चल हो गया, बात खत्म। देखो 9 देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग रखना। कहता है विवान एज पी पेंसिल्स इन हिज बॉक्स। विवान के पास उसके बॉक्स के अंदर पी पेंसिल्स हैं, नंबर ऑफ पेंसिल पी होगा, ठीक है। ही गिव्स क्यू ऑफ देम, अगर पी है, पी में से क्यू जो है वो कुछ अपने दोस्तों को दे दिया, है कि ना। अरे बाबा कितना दाता दानी है यार, मेरा दोस्त मेरा ही पेंसिल छीन लिया करता था। चलो विवान अच्छा लड़का है। आगे देखते बच्चों, विवान के पास पी पेंसिल था, उसने क्यू पेंसिल अपने दोस्तों को दे दिया उसके गिफ्ट के तौर पे, मतलब
दिया तो उसके दोस्त कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, अरे अरे विवान हमको पेंसिल दिया, चलो यार इसको भी गिफ्ट में कुछ देते हैं। तो चलो उन्होंने 8 पेंसिल्स विवान को वापस दिए गिफ्ट के तौर पे, है ना। द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल विथ हिम एट द एंड, तो इतना सारा पहले दिया फिर लिया, तो इस दिया लिया में विवान के पास लास्ट में क्या चीज़ें बच जाती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बनाकर इसको देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे देखो होगा बच्चों मैं खुद ही वो करके दे दूंगा, आपको बोलने या बकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए या क्या होना नहीं चाहिए, वो आप प्लीज़ कमेंट करो यार, कमेंट करोगे तो ज़्यादा वीडियो बेटर वे में बना पाऊंगा, ठीक है। 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन बॉक्स बराबर कितना है, P है ना। नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन बाय हिम, गिवन बाय विवान लिख दे सकते हो यार, ठीक है। हिम लिखो या कुछ भी लिखो, यहाँ पे विवान लिखो या हिम लिखो, बात क्या है। नंबर ऑफ पेंसिल कितना दे दिया गया, Q दे दिया गया। नंबर ऑफ पेंसिल ही गॉट बैक एज अ गिफ्ट लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं डिफिनेशन ज़्यादा स्टेटमेंट ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है। चाहे तो मैं नीचे लिख सकता था, बट यार आपकी अकॉर्डिंग टू आप लिख लेना अगर लिखना चाहोगे तो पहला डिफिनेशन पहला स्टेटमेंट ये हो सकता है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स ही गॉट बैक एज अ गिफ्ट, वो हो सकता है। दूसरा मैं जो लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पेंसिल्स ही गॉट बैक, ये भी हो सकता है। कितना मिला उसको, 8 पेंसिल मिला। तो देखो अब इतना कहानी में क्या हुआ कि P उसके पास पहले था, है कि नहीं बच्चों, P उसके पास पहले था ना। अब P में वो पहले क्या कर दिया कि Q जो है P में सबसे पहले वो क्या कर दिया, Q जो है पेंसिल निकालकर P में से Q निकालकर क्या कर दिया, अपने दोस्तों के साथ वो क्या कर देता है, शेयर कर देता है। तो देखो इसमें से ऑप्शन में से देखो P में से किस में से Q दे रहा है, तो P में इसमें जुट रहा है, तो जुट तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम लोग देंगे तो हमारे चीज़ में से वो क्या होगा, घटेगा ना कि और जुटेगा। तो इसमें तो घट रहा नहीं, ये जुट रहा है, इसमें गुना हो रहा है, इसमें जुट रहा है, तो जुटने का खेल तो होगा ही नहीं, क्योंकि जुटने का खेल तो हो ही नहीं रहा ना। इसमें से P में से हम लोग Q को निकाल के दे रहे हैं, तो एक ही इसमें ऑप्शन बैठ रहा है पहला, ये D वाला, P में से Q दे रहा है। अब एक ये तो बैठ गया पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बैठता है कि नहीं वो चेक करते हैं। देखो P में से Q कोई दे दिया है कि नहीं, P में से Q जो है, P पेंसिल था विवान के पास, Q पेंसिल दे दिया, और उसके दोस्त जो है उसको क्या कर रहे हैं, R पेंसिल लौटा रहे हैं। तो जब कोई चीज हमारे पास लौट के आता है या फिर हमको कोई मिलता है तो हमें क्या होता है, और जुटता है ना। तो जब जुटता है तो फिर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कितना था यार, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द करेक्ट ऑप्शन। D जो है वो सही ऑप्शन है, D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, D इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बन गया 9 नंबर। 10 देखिएगा, कहता है इनाया थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड एड्स टू 12 टू इट। इनाया लड़का है लड़की कुछ भी रहे यार, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एक नंबर के बारे में सोचता है एंड एड्स 12 टू इट, कोई नंबर के बारे में हम लोग जब सोचेंगे बच्चों और उसमें 12 जोड़ देंगे, सी गेट्स, अच्छा यहाँ पे सी दिया हुआ है, हाँ, तो यानी कि इनाया जो है लड़की है, सी गेट्स द नंबर 25, तो उसको जोड़ने पर क्या मिल जाता है 25। तो बताओ कि इसका इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है। आहा कितना आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा है बच्चों, खाओ एकदम, सर बता रहे हैं एकदम पका पका के दे रहे हैं, तुम लोग बस खाते जाओ और समझते जाओ। देखो 10 का सॉल्यूशन कहता है इनाया के पास, इनाया एक नंबर सोचती है, लेट लिख देते हैं यहाँ पे, देखो पूरा नहीं आ रहा है, लेट द नंबर थॉट बाय हर,
थॉट बाय हर, मतलब कोई नंबर उसके द्वारा सोचा गया। तो देखो अभी मैंने वेरिएबल का डिफिनेशन में समझाया था कि कुछ भी अगर मान लेते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं उसको हम लोग क्या मान से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे y नहीं माना है, x माना है, वो तुम जब बनाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन y z है ही नहीं, तो x ही मानते हैं। लेट द नंबर थॉट बाय हर बराबर x, ठीक है। नंबर एडेड टू इट, नंबर कौन सा नंबर ऐड किया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 नंबर ऐड किया गया, ठीक है। नंबर एडेड टू इट इक्वल टू 12। सी गॉट, उसको क्या मिल जाता है, सी गॉट द नंबर 25 मिलता है। उसको बोल रहा है ना, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है ना कि जोड़ने पे उसको क्या मिल जाता है, 25 मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखो इक्वेशन, क्या बोल रहा है, हाँ, इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कौन सा इक्वेशन दे रहा है, तो देखो कि x नंबर के बारे में सोचती है, ठीक है। x नंबर के बारे में सोची और उसमें क्या की, 12 जोड़ दी, फिर उसको मिला कितना, उसको मिला 25। तो देखो तो x प्लस 12 इक्वल टू 25 वाला कौन सा ऑप्शन सही है, देखो x प्लस 12 इक्वल टू 25, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखो बच्चों 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 10 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो हमारा भी वही है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो है हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 10 हो गया, 11 देखते हैं। देखो 11 में बच्चों, एक्स क्यूब को गुना किया y के स्क्वायर z के क्यूब के साथ, फिर गुना किया 3z टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर बराबर क्या, अरे चलो ठीक है कोई नहीं। पहले मैं सवाल यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, क्यों सवाल लिखना चाहूँगा, देखो क्यों सवाल में लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू 3z पावर 4 एक्स के स्क्वायर। अब देखो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, देखो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो देखो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ यार, वहाँ देखने से बेटर है कि यहीं पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे नंबर के तौर पे क्या है, देखो जिन बच्चों को मैं डायरेक्ट हर क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम शुरू से बता पाना यार एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा लगे कि सर कहाँ से ये आया, प्लीज़ बच्चों पुराने ये देखें, पुराने कंसेप्ट्स को देखें कि क्या बुक में मेंशन है। अगर नहीं देख पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर रखो यार, नोटिफिकेशन दबाओ, ऑल पे करो बेल, तब ये सबके क्लियर कर सब बच्चों को ये सब सारी चीज़ें क्लियर मैं करवा दूंगा, हर वीडियो में बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसमें नंबर के तौर पे क्या है, नंबर के तौर पे केवल 3 है, तो उसको हम लोग 3 को आगे रखेंगे। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यही सेट करता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले x को पकड़ के चलते हैं, x का पावर 3 है, किसी में और x है, देखो तो इतना दूर में किसी में और में x है क्या, हाँ, तो देखो यहाँ x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो क्यों हो जाएगा यार, मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा जल्दी बना दूँ यार, आप लोग ही कहते हो कि सर बहुत लंबा वीडियो बनता है, पर समझाना भी जरूरी है। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इस एक लाइन में समझा देते हैं कि जब भी किसी का बेस सेम होता है और पावर अलग होते हैं, जब बेस सेम रहे और पावर अलग रहे तो पावर्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है। और भी एक्स होते हैं तो उसको भी हम लोग यहीं पे जोड़ के लिखते हैं, क्योंकि बेस क्या है, दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जोड़ने पर 5 आ जाएगा। अब देखो एक्स के बाद फिर अकॉर्डिंग टू एबीसीडी कौन आता है, वाई, तो वाई उठाएंगे।
यहाँ y है नहीं है, यहाँ केवल y कितना है 2 है, और है यहाँ कहीं नहीं, तो y का यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा पावर। अब z लेंगे, z क्यों, क्योंकि x के बाद y के बाद z होगा, z यहाँ नहीं, z यहाँ 3 है और z यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पे 3 इसका और 4 इसका, बेस क्या है z है, पावर डिफरेंट है तो बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट होता है तो पावर्स को क्या करते हैं ऐड करके लिखते हैं, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो कोई है ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा होता है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है सही है। चलिए, सो बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो है हमारा क्या है सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 11 का सॉल्यूशन हो गया। 12 का देखिएगा बच्चों, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डिक्रीज बाय 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि x और y का गुना में से 7 क्या हो गया है घट गया है, तो ये तो तुम समझ सकते हो, चलो नहीं समझ सकते हो तो मैं समझाने के लिए बैठा हूं यार, आखिर किस लिए। 12 का सॉल्यूशन देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर बराबर x, द सेकंड नंबर बराबर y। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ these numbers बराबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर बराबर क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई लिखोगे तो थोड़ा बच्चा जैसा लगेगा और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी नहीं सेट करेगा, क्योंकि देखो यार मैं पढ़ चुका हूँ, बनाने से वीडियो ऑब्वियसली सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और नहीं पढ़ूंगा यार तो चीज़ें कभी कभी ये हो जाती हैं, मैसअप कर जाती है, इसलिए मैं पढ़कर ही आता हूँ ताकि मैं आपको और डिटेल्स में समझा सकूं। तो x इंटू, देखो बच्चों x इंटू वाई लिखें या एक्स वाई लिखें, बात क्या है बराबर है, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में पिछले किसी क्वेश्चन में बताया था कि जिनके बीच में अगर कोई सिंबल्स नहीं होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है गुना होता है। ठीक है, तो एक्स वाई हो जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई, सब्ट्रैक्टेड नंबर, सब्ट्रैक्टेड नंबर बराबर कितना है 7 ही घटाया था ना, हाँ 7 ही घटाया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन सही है यार, देखो 7xy मतलब 7 में गुना किया x को और y को, तो ये वाला तो गुना वाला तो है ही नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या किया कि x में से y घटाया और जो आया उसको 7 में गुना किया, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही वाला आंसर सेटिस्फाइड होता है कि x को y में गुना किया और उसमें से 7 घटाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो 13 का सॉल्यूशन देखते बच्चों, 13 का सॉल्यूशन देखिए, रिदम हैज अ सम ऑफ रुपीज एक्स, मान लेते हैं कि रिदम के पास कुछ पैसा है 100 रुपया, उसने 1000 रुपया कॉस्मेटिक में खर्चा कर दिया। अरे लड़कियों क्रीम में क्यों इतना पैसा बर्बाद करती हो यार, आप बच्चे भी बर्बाद करते क्या। देखो 1 रुपया है उसके पास, 1000, चलिए जोक्स अपार्ट, मजाक मस्ती चलती रहेगी, पर देखिए आगे क्वेश्चन, 100 रुपया था रिदमा के पास, उसने 1000 रुपया कॉस्मेटिक में खर्च किए, फिर 500 रुपये कपड़े में खर्च किए, फिर 400 रुपये किताब में खरीदने में खर्च किए,
एंड रिसीव्ड रुपीज बाय एज अ गिफ्ट। चलो इनमें से कोई में भी कोई चीज खरीदी होगी ना तो उसके गिफ्ट कूपन में मान लेते वाई रुपया मिल गया होगा उसको, है ना। इन तीनों में से कुछ भी सामान खरीदी होगी या मॉल में गई होगी तो कूपन मिल गया होगा वाई का, वाई रुपया का, 10 रुपया का, कुछ रुपया का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। अरे इसमें भी सिंपल सा यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ फिर मैं लिख दूंगा इसको। 13 का ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे? जैसे 1 रुपया उसके पास था, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते, पहले एक में से 1000 घटाते हैं, फिर -500 लिखते हैं, -400 लिखते हैं और प्लस का y लिखते हैं। तो वो चीज देखो, नहीं इसको समझा ही देता हूं मैं पूरा अच्छे से। टोटल मनी रिद्धिमा हैव कितना है मनी उसके पास? मनी है ₹X, ठीक है। मनी स्पेंट ऑन किस, सबसे पहले वो क्या चीज खरीदती है? कॉस्मेटिक। मनी स्पेंट ऑन कॉस्मेटिक्स बराबर ₹1000, 1000 रुपया, ठीक है बच्चों। अब देखो मनी, फिर उसके बाद क्या गई? मेकअप का सामान खरीद लिए, मेकअप करके कहाँ निकल गई? मेकअप करके निकल गई वो कपड़े खरीदने। मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स, ठीक है। कपड़े पे उसने 500 रुपये खर्च कर डाले, ₹500। मनी स्पेंट ऑन, अरे यार पूरा दिखा नहीं, चलो मनी स्पेंट ऑन बुक इक्वल टू कितना? अब सोचिए कि इतना खर्चा कर ही दिए हैं, बाजार आए हैं तो मम्मी से पिट ना जाएं, इसलिए अंतिम में डर के वो क्या कर लेती है, 400 रुपये का बुक खरीद लेती है। तो अब देखो टोटल मनी सी स्पेंट, टोटल मनी सी स्पेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? सभी का एडिशन करके, है ना, सभी का एडिशन करके। तो इतना जोड़ोगे तो 1900 रुपया होता है। कितना होता है? ₹1900, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखो, मनी सी गॉट एज अ गिफ्ट बराबर ₹Y। एक Y रुपया मान लेते हैं उसको, गिफ्ट कूपन में या कुछ में भी निकल जाता है Y रुपया, ठीक है। तो अब इसको सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब हो जाएगा, सेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो सही सेट करेगा कि X रुपया उसके पास था, Y रुपया उसको गिफ्ट कूपन में मिला और कितना खर्चा कर दी? 1900 रुपया वो खर्च कर दी, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही है? बी ऑप्शन नंबर सही है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? चलो 14 का देखते हैं सॉल्यूशन। 14 इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देख लेते हैं उसको भी। 14 का सॉल्यूशन देखिएगा। 4/2 इक्वल टू 2 डिनोट्स, कहता है कि अगर 4/2 है और इक्वल टू उसका आंसर 2 आए, जैसे 4/2 है तो 2 के टेबल से 4 कितने बार कट गया? 2 डिनोट्स। तो इनमें से कौन? ए फॉल्स स्टेटमेंट, कहता है कि जो दिया हुआ बात है गलत है तो तू बेहुदा है। चलो उसके बाद कहता है कि इक्वेशन भी तो वेरिएबल, एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है। तो देखो बच्चों वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसमें एक्स वाई जेड का प्रयोग किया गया है, नहीं है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता जिसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या? जिसमें प्लस माइनस ये सारी चीजें मेंशन होती है या टर्म्स मेंशन होते हैं, यहाँ पे नहीं है मेंशन। एक बच क्या जाता है आखिरी का? एक न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो इसको सॉल्यूशन के तौर पे नहीं बल्कि इसको फिर हम लोग
और भी तरह के क्वेश्चन की तरह हम लोग इसका डिफिनेशन ही लिखेंगे कि एक न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक मैं बोल रहा हूँ ना यार खुद। तो चलिए इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, एन इक्वेशन, ज्यादा बेटर वही रहेगा बच्चों। एन इक्वेशन which has all the क्वांटिटीज। देखो मैं पढ़ के इसलिए लिख रहा हूं ताकि मान लेते हैं कि कभी कभी स्पेलिंग्स आपको दिख नहीं रही हैं तो क्लियर वे में समझ में। ऑल द क्वांटिटीज एक्सेप्ट द अननोन एक्सप्रेस्ड, except the unknown expressed in numbers is called numerical expression, is called numerical expression। अब समझ लो यार, इतना बड़ा परिभाषा जो लिखा है, लेक्चर दिए हैं, उसका सब मतलब क्या कहता है। एक इक्वेशन जिसमें हर तरह का क्वांटिटी हो पर अननोन क्वांटिटी एक्सेप्ट द अननोन क्वांटिटीज, मतलब कोई एक्स वाई जेड ये सब के तौर पे या अननोन चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा चीज अननोन मतलब जो बिना जानकारी का, जिसमें मान लेना है या नहीं मानना है, तो उस तरह की चीजें मेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो 4/2 कट डाउन जो है वो इक्वल टू कितना आया, 2 आया। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपको जो भी डिफिनेशन अच्छा लगता है लिखो यार, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर हैं अवेलेबल, जो आपको डिफिनेशन बेटर लगे वो डिफिनेशन लिखो। बुक से लिखना है बुक से लिखो, गूगल से लिखना है गूगल से लिखो, सर अगर जो बता रहे हैं वो लिखना है वो लिखो, है ना। जो और भी स्कूल के टीचर्स या आपके ट्यूटर जो घर पे बताते हैं वो लिखना है वो लिखो, मर्जी आपकी है यार। 15 का सॉल्यूशन देखेंगे। 15 इज आवर लास्ट क्वेश्चन बच्चों। सो after that we have to complete this exercise in our notebook। ये बताने के बाद आप लोग सब अपनी अपनी नोटबुक्स पे इस सारे को चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। द इक्वेशन 6x equal to 216 is satisfied by which of the following values of x। कहता है कि दिया हुआ इक्वेशन 6x बराबर 216 है, इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x, मतलब इनमें से मान लेते हैं कि x के स्थान पे कौन सा ऐसा नंबर रखें कि 6x मतलब 6 को अगर x से गुना कर रहे हैं, मतलब 6 को इन चारों में से कोई ऑप्शन पे गुना करने पे 216 आता है। देखो बच्चों ऐसे तो मैं समझ सकता हूं कि देखो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब कारण मैं समझा देता हूं क्यों। देखो अगर माइनस से गुना करते हैं तो आंसर भी क्या आना चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि प्लस को गुना कर रहे हैं जब माइनस है तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, माइनस होता है। अब बाकी ये सब प्लस है तो तुम लोग कहोगे बच्चों कि सर आप कैसे, इनमें से तो कोई तो हो सकता था ना। 36 इसलिए अडॉप्ट किया बच्चों कि देखो 6 को 6 से गुना करते हैं तभी लास्ट में 6 आता है। देखो 8 को 6 से गुना करने पे 48 आता है, तो नहीं होगा। 3 को 6, इतना छोड़ो मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। चलो मान लेते हैं कि 6x बराबर क्या है, 6x बराबर 216 है। तो पहला सिचुएशन रख के देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन 6 इंटू -12, ऑप्शन नंबर ए रख के देख रहे हैं। 6 इंटू -12 बराबर कितना होना चाहिए, 216 होना चाहिए। तो 6 इंटू 12 माइनस कितना हो गया, 72। देखो तो बराबर हुआ 216 का, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये तो ऑप्शन सेट ही नहीं हो सकता है। 6 इंटू -12 बराबर 216 है ना, ये ऑप्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। चलो ऑप्शन बी पकड़ते हैं।
6 इंटू कितना है 36, 6 इंटू 36 बराबर 216 होना चाहिए। ऑप्शन बी लेके चल रहे हैं, है ना। तो 36 6 कितना होता है 216 होता है, जो कि बराबर होता है 216 का। ये ऑप्शन क्या है, सही है। चलो ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी एक बार रख के चेक कर लेते हैं। चलो 6 इंटू एक्स का वैल्यू हम इस पर कितना मान के चल रहे हैं 48। तो देखो 6 इंटू 48 बराबर 216 होना चाहिए ना। तो ये होगा क्या, देखो तो 6 इंटू 48 कितना होता है 8 6 48, कैरी का 4 4 6 24, है ना। 24 और 4 कितना हो गया 28। 216 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी पर उठा के चलते हैं। ऑप्शन डी उठा के चलते हैं, क्या है ऑप्शन डी में बोल रहा है 33 मानो। तो 6 इंटू 33 216 के बराबर होना चाहिए। 3 6 18, कैरी का 1 6 3 18 और 1 90 190 216 के बराबर है, बराबर नहीं है। तो भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी इज द ओनली ऑप्शन दैट फिट ऑन द गिवन इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा हो गया लेसन नहीं था, हाँ लेसन 11 ही है। देख लेना कौन सा लेसन है यार, मुझे उतना ध्यान में नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। इतना दूर अगर वीडियो देखे हो, मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करो। और साथ ही साथ कमेंट करो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा को कमेंट करो, बुरा लगा तो बुरा भी कमेंट करो। थैंक यू सो मच बच्चों।